Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC कॉन्सेप्ट वाला। ये सीरीज जो है हमारा न्यूज़पेपर सीरीज है, उसमें हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं। तो आज जो है हम लोग द हिंदू देखेंगे और द हिंदू का जो है ये आज 2 तारीख है और ये दिल्ली एडिशन है, उसको देखेंगे। आपका 2 मिनट समय हम बस हम लेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं वो बता देते हैं। आपको ऐसे पता ही होगा और पहले भी बताया जा चुका होगा, लेकिन हम एक बार फिर से इसलिए बता देते हैं क्योंकि जब आपको रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताया जाता है तो वो आपके दिमाग में रहता है। सो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सबसे पहला बात तो क्या है कि मर्डर, पॉलिटिकल न्यूज़, ठीक है, फैंटेसी न्यूज़, ये सब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो रिलेवेंट होगा। अब द सवाल इज़ व्हाट इज़ रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या है? रिलेवेंट वो है जो आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बस अभी आपको ज्ञानी बनने से कोई लेना देना है नहीं। आप अगर एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो हमारा जो सोसाइटी है वो आपको ज्ञानी मानेगा। एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे, आपको दुनिया भर का ज्ञान रहेगा, आपको ज्ञानी नहीं माना जाएगा। तो आप ये अगर भ्रम में हैं कि हम ज्ञानी बनेंगे तो ज्ञानी मत बनिए, पहले एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। तो रिलेवेंट क्या होता है? रिलेवेंट वो होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है, ठीक है। बाकी और क्या है, जब भी आप ओपिनियन या फिर एडिटोरियल पढ़ेंगे या ओपिनियन पेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या माइंड में रख के पढ़ना है? पहले तो कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो वोकैब्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। और एक आपको वो एक अगर आप चाहें तो वो मेंटेन कर सकते हैं, एक नोटबुक में लिखा जा सकता है, रोज़ का 5 वर्ड ही कम से कम। तो क्या होगा कि आप किसी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कैपेबल होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि शब्द ही हर चीज़ों को सुंदर बनाता है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो और क्या आपको मेनली क्या सीखना है कि पहला जो पैरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंट्रो दिखेगा, लास्ट में जब दिखेंगे तो वो आपको कंक्लूजन दिखेगा, बीच में जो बॉडी होता है, जो मसाला होता है, जब वो जो भी आपको मसाला भरना होता है जिसे तड़का लगाया जाता है, उसका फ्लो देखेंगे कि जो हमारा एडिटर है या जो राइटर है, जो लेखक है, वो किस फ्लो में सवाल को ले जा रहा है, कौन कौन सा अलग अलग डायमेंशन को वो टच कर रहा है, वो देखेंगे, राइट। तो बाकी तो आप रोज पढ़ ही रहे हैं, मेहनत करिए। चलिए बिना देर के हुए अब शुरू करते हैं न्यूज़पेपर, है ना। तो ये दिल्ली एडिशन है, फिर से बता दे रहे, और आज ये 2 तारीख है, हमारा 2 फरवरी है, उसका हम करेंगे। तो एक चीज़ और कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका पहला जो पेज होता है, पहला पन्ना जो होता है, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हेडलाइंस, जो पहले पेज का जो हेडलाइंस होते हैं, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब जो हेडलाइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लेकिन क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जो पैनल होता है वो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ देगा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का? आप बोलेंगे हाँ। तो क्या था हेडलाइन? तो आपको ना एक हैबिट डेवलप होना चाहिए, और हैबिट बनाइएगा तो बन ही जाएगा। तो आपके अंदर वो जब दिमाग में रहेगा ना कि हमको रोज़ हेडलाइन पढ़ना है, तो आपको फिर वो दिमाग में ना सबकॉन्शियसली वो अटकने लगेगा, चिपकने लगेगा, वो साथ रहने लगेगा। इसलिए हम आपको बोले, ठीक है। आइए आज का पढ़ते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो हमारा जो फ्रंट का है वो क्या है? पफ्ड अप पोल रेडी। पफ्ड अप का मतलब क्या होता है? पफ्ड अप क्या आप लोकल भाषा में आपको समझाऊंगी कि जब वो कोई किसी चीज़ को फूटना होता है, फट जाता है वो फूल के, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ satisfying. There is also an announcement, is a very innocent announcement कि जो भी हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और कोई ओपिनियन देंगे तो वो मेरा ओपिनियन नहीं होगा। वो ओपिनियन बस शब्द जो हैं वो मेरे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आवाज़ मेरा है, ठीक है, सॉरी, आवाज़ मेरा होगा। बाकी जो शब्द है वो किनके होंगे? वो न्यू हिंदू के होंगे, और जो भी इनके रिस्पेक्टिव एडिटोरियल लिखते होंगे या जो लेखक होंगे, जो राइटर होंगे, उनके होंगे, ठीक है, मेरा नहीं होगा। तो कोई किसी आदमी को भावुक नहीं हो जाना है कि आप ऐसे कैसे ओपिनियन करें। मेरा ओपिनियन नहीं है, जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है उसी को हम आपको पढ़ के समझ के आपको बस थोड़ा सा आसान करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ पफ्ड अप पोल्स रेडी मतलब क्या है कि मोदी गवर्नमेंट का जो इंटरिम बजट है वो क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइंग है, सेल्फ राइटियस है, मतलब खुश पसंद है, खुद में ही वो कि मैं अपना फेवरेट हूँ, उस तरीके का है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है, पॉल्स रेडी, ठीक है। अब इसमें हमारे काम का क्या मसाला है वो हम देखेंगे। हमारे काम का 2 ही चीज़ है, क्या कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है वो अपना 6th इंटरिम बजट, ये 6th यूनियन बजट और 1st इंटरिम बजट कल थर्सडे को पार्लियामेंट में पेश की। अब हमारे साथ सामने एक सवाल क्या आ जाता है कि व्हाट इज़ इंटरिम बजट? व्हाट इज़ इंटरिम बजट?
ठीक है। उसके साथ यहाँ पे और क्या देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल ब्रॉडली स्ट्रिकिंग टू हर एश्योरेंस दैट दिस 2024-25 बजट वुड बी अ वोट ऑन अकाउंट विदाउट अ स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, क्या दूसरा, कि वोट ऑन अकाउंट। तो ये क्या कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो सवाल है, आपका जवाब है इसका जी हाँ। कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ आर्टिकल 116 में लिखा हुआ है। आपको हम बहुत ही लेमन के भाषा में, आपको शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है हमारा इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। आप बस थोड़ा सा इमेजिन करना है, आपको अपने बचपना में जाना है और करना क्या है कि वो जो बचपन में नहीं होता मार्केट जाने का, कि मार्केट जाएंगे, घर में सामान हम लाएंगे, वो पापा कभी कभी बोलते कि जाओ तुम ले आओ, तो वो वाला सिचुएशन को इमेजिन करना है कि आपका घर है, आपको मार्केट जाना है और आपके घर में दो आप हैं और आपकी बहन है, ठीक है, भाई बहन है। तो घर वालों के बजट है 100 रुपया की, मार्केट में जाने के पहले आपको 100 रुपया दिया जाएगा, उसमें से कुछ सामान लेना है, आपको कैसे खर्च करना, वो 100 रुपया आपका, उसमें कुछ घर का ज़रूरी चीज़ लाना है, उसी में आपको अपना भी खर्च निकाल लेना है, पॉकेट मनी भी निकाल लेना है, ठीक है। तो एक बार तो कंफर्म होता है कि आप ही को जाना है मार्केट, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा यूनियन बजट हो गया। जो फुल फ्लेज्ड बजट आता है वो होता है जिसमें आपको कंफर्म है कि ये 100 रुपया वो सिर्फ हम ही खर्च करेंगे, मेरी बहन साथ नहीं जाएगी या मेरे साथ कोई और नहीं जाएगा, इसमें डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरा होगा। वो क्या होगा, हमारा यूनियन बजट। और एक बार जब ऐसा होता है, जब आपकी बहन भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो आपको ये डायलेमा होता है कि क्या पता पिताजी जो है हमारे बाबूजी, वो बहन को बोल दे कि तुम चले जाओ बेटा आज, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है, डायलेमा है। आप क्या कर लिए हैं कि अपने मन में पूरा ख्याली पुलाव बना लिए कि 100 रुपया जब मिलेगा तो इसमें से 50 रुपया तो पापा का जरूरी का काम जो है घर का उसके लिए है, बाकी जो 50 बचेगा उसमें हम 10 रुपया पॉकेट मनी रख लेंगे, 10 रुपये का गोलगप्पे खा लेंगे, 10 रुपये का मैं खट्टी टॉफ़ी खा लूँगा और 10 रुपये दोस्तों के साथ चिल कर लूँगा और बाकी 10 रुपया फिर से पापा को आके लौटा देंगे। लेकिन क्या आप मार्केट जाएंगे, ये कंफर्म है? नहीं। आपको क्या है, डायलेमा है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये डायलेमा में है कि हो सकता है आपके फादर आपकी बहन को, सिस्टर को भी बोल दे जाने के लिए, या आपको पता नहीं, अभी बस पता है कि 100 रुपये का बजट एलोकेट हुआ मार्केट जाने के लिए। लेकिन आप क्या किए कि अपना एक ख्वाब का दुनिया बना लिए कि ये 100 रुपया में हम ये करेंगे। उसी तरीके से आपकी बहन भी बनाई होगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा है, पहले आप गए थे तो आपको पता है कि मार्केट ऐसे से जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना डायलेमा वाला, कि अगर हम गए तो, अगर हम बाजार गए, अगर हम मार्केट गए तो 100 रुपये इस तरीके से खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरिम बजट, ठीक है। उसी तरह से अभी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट लाई है। क्यों? क्योंकि जो 2024 में हमारा क्या है, लोकसभा इलेक्शन है, अप्रैल में, मई में, है ना, आई थिंक मार्च अप्रैल में। तो उसमें से पहले गवर्नमेंट को तो अभी पता नहीं है ना कि पब्लिक किसको चुन के लाएगी। तो उसके पहले जो है, जो बजट है, जो भी पैसा आया गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड में इंडिया, तो उसको किस तरीके से खर्च करेगी वो दिखा रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि तो लुभाया जा रहा है, हाँ। और उसी में एक जो टर्म है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी। क्या होता है, फॉर्मेलिटी, किससे, पार्लियामेंट से, कि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ये पूछेगी पार्लियामेंट से कि हाँ भैया ये जो खर्चा पैसा है वो हम खर्च करें, ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, तुम परमिशन दे रहे हो? तो पार्लियामेंट बोलेगा हाँ चलो तुम बताओ क्या क्या करोगे। तो दैट इज कॉल्ड इंटरिम बजट। और जब कंफर्म हो, जब पता है, जब सरकार बन जाएगी, तो सरकार को पता है ना कि 5 साल तो हम ही जाएंगे अब, क्योंकि बहन तो जाएगी नहीं, कभी पैसा बहन को तो पापा मना ही कर दिए, या फिर आपकी बहन को पता होगा कि हम ही जाएंगे, भैया तो जाएगा नहीं। तो आपको पता है कि 5 साल तो क्या आएगा, वो 5 साल जब जाएंगी तो 4 साल तो पता है कि कंफर्म हम ही आएंगे। 5वां साल जो आएगा वो क्या होगा, इंटरिम आएगा। जब चुनाव, एक साल जब इलेक्शन होना होता है तो उसके जब पता है कि 1 साल तक, अगले 2 महीने में चुनाव है, तो पैसा पूरा खर्च नहीं कर सकते, तो वो इंटरिम बजट होता है। जब आपको पता है कि 1 साल में हम ही पूरे के पूरे साल भर रहने वाले हैं, वो होगा यूनियन बजट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वोट ऑन अकाउंट भी समझ में आया होगा। क्या होता है, एक परमिशन लेना होता है, किससे, पार्लियामेंट से, कि पैसा खर्च करे कि नहीं। वो क्या होता है, परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट टू यूज मनी। कहाँ से मनी यूज करना है, कंसोलिडेटेड फंड से इंडिया। आर्टिकल कहाँ है लिखा हुआ हमारे, वो 116 में है, ठीक है। तो ये पहला पफ्ड अप एंड पोल रेडी हो गया। इसमें वही है कि हमारी जो निर्मला सीतारमन है वो अपना 6th
यूनियन बजट और फर्स्ट इंटरिम बजट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको बता दिया गया वोट ऑन अकाउंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे, टीवी सोमनाथ। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ने से क्या होता है, आप बोलिएगा सब तो बता ही दिया, आप बता दिए हम, लेकिन आपको पढ़ने से क्या होगा, पहले तो आपको समझ में आएगा फ्लो कैसे होता है, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, ये सब समझ में आए, जो आपको मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। ये सब कॉन्शियसली आपका दिमाग में बैठते जाता है फ्लो कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पेज का हम हर एक हेडलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हेडलाइन क्या है, कमिटी विल स्टडी फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेज। कौन कह रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। क्या बोल रही हैं कि हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे, किसके लिए, कि जो हमारा हाई फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और ये जो डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहा है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे कि फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चैलेंज पे हम एक क्या बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। वो क्या देखेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही वे में जा रहा है या नहीं, ये ग्रोथ का क्या फर्क पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पे, पॉपुलेशन पे, ठीक है, बायलैटरल टाइज में क्या हेल्प करेगा, ये सारा एस्पेक्ट देख के। और जो वो किसके लिए, गोल क्या है हमारा, विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, इसके लिए। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, वाइज्ड ऑन फेवर ऑफ रिच चिदम्बरम। चिदम्बरम कौन सा है, चिदम्बरम कांग्रेस के लीडर हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इन फेवर, बाइज्ड इन फेवर ऑफ रिच, कि अमीरों के फेवर में बाइज्ड हैं ये गवर्नमेंट। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको इस तरीके का ओपिनियन रखना है, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, तो आपको इस तरह का ओपिनियन नहीं रखना है, ये बस ये पोजीशन का, इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा क्या है हमारा हेडलाइन, इंक्लूसिव इनोवेटिव साइन ऑफ कंटिन्यूटी। मोदी जी बोल रहे हैं, ये अभी अपना भाषण, ये भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा पहला पेज का काम खत्म हो गया। अब हम आगे जो भी देखेंगे बस इंपॉर्टेंट, शुरुआत में ऐसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे काट के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला पेज में हम आते हैं। अगला पेज में क्या है कि नो रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। ये सब जो है, जो भी है, सब बजट का है। आई थिंक कल एक वीडियो आया है, उसमें बजट आपको कवर कर दिया गया है बहुत ही डिटेल्ड वे में, तो वो वहीं देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, नेट जीरो गेन फॉर जॉब गारंटी स्कीम। कि जॉब गारंटी स्कीम क्या है, जॉब गारंटी स्कीम नेट जीरो गेन, जॉब गारंटी स्कीम के लिए नेट जीरो गेन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इंटरिम बजट में जो है 86,000 करोड़ है जो एलोकेट किया गया, किस लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए, विच इज एन ऑलमोस्ट 43.33 राइज फ्रॉम द एलोकेशन इन द लास्ट बजट। बोला गया कि लास्ट बजट से, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लास्ट बजट से रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए कितना ज़्यादा बढ़ा गया, तो वो है 43.33%, और वो कितना किया गया है एलोकेट, 86,000 करोड़, राइट। ये डेटा जो है आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं, जब आपको रूरल डेवलपमेंट में लिखना रहेगा कि आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी, उनके लिए बहुत अग्रसर है कि वो पिछले बजट से अगले इंटरिम बजट में इतना बढ़ा दिया गया है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। बाकी पूरा बोल बच्चन ये सब, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा क्या होता है, MGNAREGA, महात्मा गांधी नेशनल, क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये क्या होता है, अब इससे आपको स्टैटिक में कहाँ हेल्प करेगा वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे न्यूज़पेपर से जब आपको कोई कीवर्ड मिले तो उसको कैसे खींचना है, वहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे आपको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। तो मनरेगा जो है वो कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया शायद फैब में 2006 में, है ना। जब ये लॉन्च किया गया 2006 में, तो पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। ये क्यों, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री क्या है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। उसमें रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह, राइट। ये होता क्या है, अब ये देखते हैं। ये होता है 100 डे का गारंटी वर्क, गारंटी वर्क ये नहीं कि सर हमको भी गिग वर्किंग चाहिए, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नहीं, बेज, ठीक है, उनके लिए, लेबरर के लिए। और गारंटी देने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क कहाँ है, डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी में आर्टिकल 41, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये हमारा क्या है, सोशल, काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम है। बस यहाँ से इसके अलावा कोई आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपको पता होगा कि मनरेगा।
2006 में आया, मनमोहन सिंह थे, है ना, ये 100 डे का वेज गारंटी है, ठीक है। बाकी इसको आप पता ही हो गया कि 86,000 करोड़ एलोकेट किया गया, पिछले साल के बजट से 43.33% का इंक्रीज है, राइट। इसके आगे कुछ नहीं है। बाकी ये न्यूज़ देखिए, ये सब ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का। स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गेट मनी, ये आपको बजट में ही कवर कर दिया गया होगा। ये फार्मिंग फिशरी पे है, ठीक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी सेट टू डिक्लाइन, फूड सब्सिडी सीज इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पे जो है वो देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि डिक्लाइन होगा, और फूड सब्सिडी मतलब फूड सब्सिडी पे इंक्रीज किया जाएगा। इस हेडलाइन का ही मतलब से आपको समझ में आएगा कि सब्सिडी जो है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ना ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम सब्सिडी में सब्सिडी पहले होता क्या वो बताते हैं आपको लेमन की भाषा में। सब्सिडी क्या होता है, जैसे कोई भी सामान को खरीदने में 100 रुपया लग रहा है, तो आप किसान हैं तो आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, उसके बढ़ावा देने के लिए क्या बोल देती है कि 50% सब्सिडी है। इसका मतलब आपको सिर्फ 50 रुपया देना पड़ेगा खरीदने के लिए, बाकी जो 50 रुपया वो कौन पे करेगी, आपके बिहाफ में गवर्नमेंट पे करेगी। सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो पब्लिक को कंफ्यूजन क्या होता है कि वो सामान सिर्फ 50 ही रुपए का, नहीं वो 50 रुपए का है नहीं, वो है पूरे 100 रुपए का ही, लेकिन उसमें जो 50% अगर सब्सिडी दी गई, इसका मतलब 50% जो है आपके बिहाफ में आपके लिए सरकार कर रही है, वो उतना पैसा पे कर रही है वो 100 रुपए का ही चीज़। तो कंफ्यूजन समझ में आ गया सब्सिडी क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर पे वो कम किया जाएगा और फूड सब्सिडी बढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो फर्टिलाइजर खरीदने में जो सरकार आपको हेल्प करती थी वो कम करेगी। क्यों? क्योंकि आपको जब महंगा दिखेगा तो आप उसका यूज़ कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, है ना। आप खेत में कम देंगे, उससे क्या होगा, पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो आप खेत में कम डालेंगे, आप यूज करेंगे क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और जब आप वो फूड उगा लेंगे तो उस पर सब्सिडी देगी कि जब आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया, जब वो बन गया, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेल करने के लिए उस पर आपको सब्सिडी देगी, राइट। ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है कि क्या क्या है, ये फैक्ट एंड फिगर है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा वो बोल रहा है कि आशा और आंगनवाड़ी स्टाफ जो हैं उनको क्या क्या गेट हेल्थ कवर, उनको हेल्थ कवर दिया गया है। हेल्थ कवर क्या होता है, हेल्थ कवर क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर कोई आशा वर्कर हैं या आंगनवाड़ी स्टाफ हैं, उनको अगर कुछ होता है तो अगर वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगी तो उनका जो भी खर्च आएगा वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगा। या गवर्नमेंट कैसे पे करती है, वो एक थर्ड पार्टी कर लेती है, वो एक इकोनॉमी का है कि गवर्नमेंट आपके बिहाफ में वो जो फ़ी होता है, जो चार्ज होता है वो पे करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को, और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ कवर देती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आशा और आंगनबाड़ी वर्कर, पहली बात तो आशा कहते किसको है, व्हाट इज आशा। आशा क्या होता है, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा होती है, और आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर, ठीक है। तो आशा क्या हो गई, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये ध्यान में रखना आशा का फुल फॉर्म, ठीक है। आशा गांव में आशा वर्कर किनको बोलते हैं, जब आप गांव में जाएंगे ना रूरल लेवल पे, तो हर एक वार्ड में आई एम नॉट श्योर कि वार्ड में एक होते हैं या कैसे बांटा जाता है, लेकिन वो जो होती हैं कि वहाँ की जो गांव में जो रूरल पॉपुलेशन है, उनकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनको वो हेल्प करती हैं कहाँ ले जाने में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जितना भी हेल्थ इशू होता है तो काइंड ऑफ ये एक मीडिएटर है गवर्नमेंट में और पब्लिक के बीच में, सबसे रूट लेवल पे जो काम करती है वो होती है हमारी आशा वर्कर। और आंगनवाड़ी क्या होता है कि प्री नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं उनके, है ना, उनका न्यूट्रिशन के लिए और उनका स्टडी के लिए, जो बेसिक स्टडी होता है उसके लिए छोटा छोटा गांव में बनाया जाता है और उसको फंड किया जाता है, गवर्नमेंट देती है कि आप उसको, वो काइंड्स ऑफ बोल सकते हैं कि किड्स स्कूल से प्री नर्सरी उसके लिए दिया जाता है कि बच्चों को साथ में न्यूट्रिशन भी मिल जाए और वो पढ़ भी ले, उसके लिए आंगनवाड़ी बनाया जाता है, ठीक है। तो उनको दिया जाएगा। अब आएगा बात क्या कि आशा वर्कर को और इनको दिया जा रहा है इंश्योरेंस, राइट। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। हाँ, इसमें आपको क्या क्या, जो लिखा हुआ पूरा इसमें क्या क्या है, 3-4 चीज़ जो आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला तो पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। दूसरा इसमें बात किया गया यू विन पोर्टल। तीसरा जो है इसमें यूज किया गया है मिशन इंद्रधनुष, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो चीज़ है तीनों, ये क्या है आपको हम ब्रीफली बता दे रहे हैं। पीएम जन आरोग्य योजना क्या होता है,
पीएम मोदी 2018 में रांची से अनाउंस करते हैं कि हम 50 करोड़ पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। कितने का? 5 लाख का, एक फैमिली को, पर फैमिली में। कि मतलब अगर आप एक फैमिली हैं, आप, आपके भाई, सिबलिंग्स और आपके फादर और आपके मदर, ये एक हो गया एक फैमिली। उनको अगर कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, और वो कहाँ? किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके आप दिखवा सकते हैं। 5 लाख तक रुपए का गवर्नमेंट आपको पे करेगी। और उसके लिए क्या बनाया गया था? एक कार्ड बनाया गया, ठीक है, वो है पीएम जन आरोग्य योजना। इसको मोदी केयर भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी बताइए कि हु इज द मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो आप कमेंट में बताइए तो जरा। इंगेजमेंट थोड़ा रहेगा ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में। उससे क्या होगा कि जब आप कमेंट करें तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ पीएम आरोग्य योजना हम पढ़े थे, उससे रिलेटेड ये इस मिनिस्ट्री के अंदर, उसके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर ये हैं, और कब ये लॉन्च किया हुआ, कब सब आपके दिमाग में चिपका हुआ रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस। अब दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग? दूसरा है यूविन पोर्टल। व्हाट इज यूविन पोर्टल? यूविन पोर्टल जो है एक काइंड ऑफ पोर्टल बनाया गया है, किसके लिए? रजिस्टर करने के लिए, वैक्सीन देने के लिए। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये क्या है? एक काइंड ऑफ UIP। व्हाट इज UIP? UIP इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? वैक्सीनेट किया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को, और इनको एक आभा आईडी दिया जाएगा, ABHA आईडी। आभा क्या होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा, आभा आईडी दिया जाएगा, और उसमें क्या होगा कि वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन किस किस चीज़ का कवर किया जाएगा? BCG, DPT, OPV। DPT क्या होता है? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, TT ये टिटनेस और डिप्थीरिया, ये सब जो DPT हो गया, ये सब सारा को जो 6-7 जो है सारा का कवर किया जाएगा, इसमें दिया जाएगा। ये यूविन पोर्टल है, ये बनाया गया है। कब ये लॉन्च किया गया है? आई थिंक ये 2023 में ही लॉन्च किया गया है। आप ये बताएंगे कि कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तीसरा है ये हमारा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है ये भी क्या है? हमारा इम्यूनाइजेशन का ही प्रोग्राम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो यही था इसमें कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है जो कि पीएम जन आरोग्य, यूविन पोर्टल और मिशन इंद्रधनुष। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का नीड है नहीं। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्या है? लखपति दीदी। व्हाट इज लखपति दीदी स्कीम? पीएम मोदी लास्ट 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने स्पीच में 2 स्कीम का जिक्र करते हैं। उसमें से एक था लखपति दीदी स्कीम, और दूसरा क्या था? पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना भी इंपॉर्टेंट है और लखपति दीदी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लखपति दीदी में क्या है कि कोई भी वीमेन है जिन उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री। और वो किस लिए दिया जाएगा? आप कुछ भी कर सकती हैं उसमें 1 लाख रुपए में। जैसे आपको अगर पॉटरी का शौक है तो आप, जिसमें आपका स्किल है उसमें आप बिजनेस करने के लिए आपको 1 लाख रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। और ये कितने लोग को दिया जाएगा? 2 करोड़ लोगों को देने का जिक्र किए थे मोदी जी। लेकिन इस बजट में इसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। दे आर वोटर्स यार, दैट्स वाई दे इंक्रीज द ये नंबर ऑफ पीपल पर्सन। दूसरा क्या था? पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा क्या था? ये भी 15 अगस्त को ही मोदी जी बोले थे अपने स्पीच में। और पीएम विश्वकर्मा में वो था कि आप अपने स्किल के लिए, जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, स्किल वर्कर्स के लिए, पीएम विश्वकर्मा में। और ये कब किया गया था? बोले थे, लेकिन पीएम विश्वकर्मा जो है वो 15 सितंबर, जो कि हमारे बिहार वाले तो सब जानते होंगे विश्वकर्मा पूजा होता है जिसमें अपना गाड़ी घोड़ा का पूजा करते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा 15 सितंबर के दिन 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल में 8 दिन पहले का है कि पंजाब में कोई एक फर्स्ट वो ड्रोन दीदी बनी है, ड्रोन दीदी, ठीक है। आप उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर हम जब अगला सेशन लेंगे उसमें आप ड्रोन दीदी का नाम और कहाँ की थी वो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा रिसर्च करिए आप लोग भी, ठीक है। लखपति दीदी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं और ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि एग्जिस्टिंग 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। और इसमें बताया क्या गया है डेटा जो इंपॉर्टेंट है कि आंगनबाड़ी सेंटर सक्षम को उसको बना दिया गया है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कर दिया गया है। और इसमें जो डेटा है कि कितनी
83 लाख वीमेन इससे हेल्पफुल हैं, और 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो हेल्प कर रहा है, और 9 करोड़ वीमेन जो है वो अभी तक हेल्पफुल हो चुकी हैं इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, अगला है क्या कि न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। व्हाट इज बायो फाउंड्री? बायो फाउंड्री क्या होता है? ठीक है, ओहो, व्हाट इज बायो फाउंड्री? बायो फाउंड्री क्या होता है कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होता है। जैसे आप किसी कचरा को बायोलॉजिकली या केमिकली इंजीनियरिंग के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन में जब लाएंगे उसको बोलते हैं हम बायो फाउंड्री। और बायो मैन्युफैक्चरिंग तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल की बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए मैन्युफैक्चरिंग करना, वो होता है बायो फार्मिंग। और बायो फाउंड्री भी हुआ कि ऑटोमेशन करना है लेकिन बायोलॉजिकली देख के वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, उसी के लिए है। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला तो बता ही दिया आपको, 1 करोड़ होम टू गेट फ्री पावर वाया सोलर पैनल। ये आपको मोदी जी का जब वो 22 जनवरी को जब अयोध्या टेम्पल का वो कॉन्सिक्रेशन के बाद वो जो लॉन्च किए थे सोलर पैनल का, उसी का है कि वो 1 करोड़ जो लोग होंगे लाभांशी होंगे। ठीक है, बाकी एक्सपर्ट बैक ये सब जो पीएम रूरल क्या है, इसमें आपको जो क्या क्या है वो आपको बताते रहे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए कि इसमें बात किया गया पीएम अर्बन, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कि ये किसके साथ किया जा रहा है। इसमें बोला गया है कि टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसके बाद बताया गया है कि इसमें एक इंस्टीट्यूशन है, कौन सा, वो है CEEW। CEEW क्या है? यह काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, उसके साथ कर रहे हैं ये लोग मिलके कि 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल फ्री दिया जाएगा पावर करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा पावर कंजम्पशन जो है, जो कोयले से जो बिजली बनता है उसका कमी आएगा, इन्वायरमेंट हमारा हेल्दी होगा। ठीक है, और इसमें ऑफशोर विंड के लिए बताया गया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग? वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होता है बट वो मार्जिनली शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए, वायबिलिटी मतलब एबिलिटी टू लीव, वो बहुत रिलेवेंट है, उसके लिए जो फंड एलोकेट किया जाता है उसको बोलते हैं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। जैसे कि PPP है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये सब किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस ये ध्यान में रखना कि 1 करोड़ होम क्लियर करेंगे। मोदी जी कब के थे? 22 जनवरी को। और वो ऑफशोर विंड होगा, ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं। ये देखिए नीरज कुलदीप जो हैं सीनियर प्रोग्राम लीड हैं CEW के। आपको CEW बताया अभी क्या होता है CEW, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। उसके जो नीरज कुलदीप हैं वो क्या है, सीनियर प्रोग्राम लीड हैं। ये सब ध्यान में रखना है। बाकी PM रूरल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सब स्कीम कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद ये क्या है कि गवर्नमेंट टू लॉन्च हाउसिंग स्कीम ऑन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए वो हाउसिंग स्कीम लाएगा, और वो क्या बोले कि 2 करोड़ मोर हाउसेस विल बी बिल्ट अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। इसके तहत क्या किया गया, 2 कंपोनेंट जो है वो बहुत जरूरी है इसमें। ये देखिए क्या क्या कि इट हैज 2 कंपोनेंट। PM पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फॉर द अर्बन पुअर है ना, अर्बन पुअर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। और रूरल जो है, रूरल पुअर जो होंगे PMAY रूरल, वो किसके अंदर आता है? इंपॉर्टेंट यही दोनों है कि जो PMAY है ना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर आएगा, लेकिन PMAY रूरल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर 77,523 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है कि 2 कंपोनेंट है क्या, PMAY अर्बन जो कि इसके तहत है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, और PMAY रूरल जो है वो किसके तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राइट, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। 3 इकोनॉमिकल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर ऑन द एनवील। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि जो है रेलवे के लिए इसमें 3 तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसको आपको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि यूनियन फाइनेंस में सीतारमन बोली हैं क्या कि 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा। 3 कॉरिडोर किस चीज़ के लिए बनाया जाएगा, ये देखिए 3 कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ लिखे हैं 3 कॉरिडोर। एक कॉरिडोर जो होगा एनर्जी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कॉरिडोर प्रोग्राम एनर्जी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, जिसको बोलेंगे हम एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पहला हो गया
इनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर EEC, ठीक है। दूसरा क्या है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर फॉर ऑल्सो नोन एज रेल सागर, दूसरा बोलेंगे हम क्या इसको, रेल सागर। और तीसरा क्या, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिसको बोलेंगे हम अमृत चतुर्भुज, अमृत चतुर्भुज। तो क्या बोला गया है कि हम रेल जो कॉरिडोर, 3 नया कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। पहला क्या है, इनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, किसके लिए, इनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर के लिए। दूसरा क्या बनेगा हमारा, रेल सागर, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, ताकि पोर्ट पे जो रेलवे कनेक्शन रहे और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है पोर्ट से लेके शहरों तक वो बहुत आसान हो जाए। और तीसरा क्या है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिसको बोलेंगे अमृत चतुर्भुज। इसमें बोला गया कि टोटल ऑफ 434 प्रोजेक्ट होगा। बाकी मेन इंपॉर्टेंट ये 3 ये सब है, ठीक है। उसके लिए कितना पैसा दिया गया वो सब ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, बस इंपॉर्टेंट यही ये पूछ देगा कि व्हाट इज अमृत चतुर्भुज। तो यू शुड नो कि व्हाट इज अमृत चतुर्भुज, कि इट्स अ हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, है ना। किसके अंदर आएगा, रेल मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। पूछ देगा व्हाट इज इनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेल सागर, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए। आप जब मेंस लिखेंगे उसमें भी लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट में कि रेलवे मिनिस्ट्री ये लाया है तो फॉर द स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोर्ट एंड ऑल रेलवे एटसेट्रा, ठीक है। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब तो ऐसे ही है। रोड सेक्टर ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब है लेकिन वो आपको करवा दिया गया बजट में। हाँ, यहाँ पे एक है उड़ान, ठीक है। उड़ान हिट्स एन एयर पॉकेट 60% कट ऑन बजट एलोकेशन। व्हाट इज उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक जब लॉन्च किए थे मोदी जी, कब लॉन्च किए थे, 2016 में। तो मोदी जी बोले थे कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग हवाई चप्पल में हवाई जहाज़ में चढ़ें। और ये हमारे बिहारी भाई लोग जो हम लोग हैं बहुत सीरियसली ले लिया। और अभी आप जाके देखिए हाल, जो भी फ्लाइटें बिहार आती हैं उसमें लोगों का बस चले तो बनियान में बैठ जाए, और वो चप्पल तो दूर की बात है, ठीक है, जोक सपाट। तो उड़ान स्कीम का बात करते हैं। ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अभी कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो मैसेज बोल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हु इज़ द करेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर। और आपको उड़ान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि उड़ान जो स्कीम है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। और उस समय जो उड़े देश का आम नागरिक, ये देखिए आपका हाईलाइट करते, उड़े देश का आम नागरिक हैज़ बीन स्लैश कर दिया गया 60%। और वो क्यों किया गया है, बोला गया है कि हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा जो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट विद कंटिन्यू एक्सपीडिशन, ठीक है, कि हम लोग अब फ्लाइट पे वो काट के नया जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको रिवाइव करेंगे, ग्रीनफील्ड नया एयरपोर्ट बनाएंगे, ये सब, ठीक है। बाकी ये सब है कि इंडस्ट्री वेलकम प्लान टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। सबको पता है कि हम लोग वी आर वेरी अग्रेसर, बहुत हम लोग काम करना चाहते हैं किस पे, कि वो व्हीकल जो है पोल्यूशन से राहत पाने के लिए, उसके लिए ये सब जो है लिखा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये सब जो है मुर्गा लड़ाओ चुनाव जीतो योजना के तहत है, तो ये सब पढ़ना तो जरूरी है नहीं, चुनाव वाला सब है कि कौन क्या बोला उससे हमको क्या लेना देना, भैया तुम लोग अपना मुर्गा लड़ाओ और खुश रहो, हम इस मुर्गा लड़ाने में आएंगे नहीं, ठीक है। ये सब कोई ये है पॉलिटिकल इंटेंट बिहाइंड पिच फॉर द ईस्टर्न रीजन ऑफ द डिलीवर टू द ग्रोथ, वो वोटिंग के लिए है, पंजाब हिमाचल ये सब मुर्गा लड़ाओ है योजना है, ठीक है। अब फिर वही है कि कर्नाटक और केरला को हम बहुत टैक्स देते हैं लेकिन हमको इग्नोर किया गया है, ये सब वैसा, हालांकि बात तो सही है कि हम लोग पे नहीं कर, लेकिन अब वही सिस्टम है ना। बाकी ये सब योजना फोजना ये सब की राहुल जी का है, यहाँ केरला ये वो सब मुर्गा लड़ा योजना है। हाँ, यहाँ पे है कि द टीचर्स इन सुंदरबन स्ट्रगलिंग टू कीप स्टूडेंट्स अफ्लोट, ये आपको पढ़ना चाहिए स्पॉटलाइट में जो है, कि सुंदरबन जो है हम लोग उसको वो बहुत पढ़ते हैं जब ये इन्वायरमेंट की बात आती है कि सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ कोरल है, लेकिन वहाँ के लोगों का लाइफ कैसा है, वो लोग कैसे जीते हैं, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपको ये पढ़ना चाहिए। वहाँ के लाइफ का स्ट्रगल क्या है, कैसे डेवलप किया जा रहा है, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। कि कल को आप कोई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट कम है तो आप क्या करेंगे, काइंड ऑफ केस स्टडी। तो आप यहाँ का केस स्टडी आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं अपना, कि सुंदरबन में कैसे टीचर बच्चों को अच्छे से इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत कम रिसोर्स में अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, ये है। बाकी ये सब मेट्रो प्लस है कि लेट्स गेट कैरिड अवे ओ किल। बाकी ये सब आपका हॉबीज से है कि किन्हीं का हॉबीज होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट ऑफ द वुड, तो आपको पता है नॉलेज क्यूरियोसिटी के लिए उसके लिए पढ़ सकते हैं। बाकी
ये सब तो ये पढ़ा करिएगा, नो योर इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है कि आप जो जानते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो आप जानते नहीं हैं। अब ये बताइए कि ये जो दीदी बैठी हुई है वो कौन है? अब बताइए, अगर पहचान लेते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब आता है वो लोग का बात जो कि कलम से क्रांति लाना चाहते हैं, कलम से क्रांति लाने वाले ताऊ जी और ताई जी। तो आज के एडिटोरियल में तो सब वही इंटरिम बजट की कैंपेन मोड में आ गया। अब इसको पढ़ के आप क्या करेंगे कि कैंपेन मोड में क्या है, या पॉलिटिकल, फुल्ली पॉलिटिकल लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे? पोल पोस्चर है इसमें, यहाँ चेंज इन झारखंड, झारखंड है कि कहाँ गया, चेंज इन झारखंड की ईडी वाला उठा ले गया है। चलिए एक चीज़, एक सवाल बताइए कि ईडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईडी कब इस्टेब्लिश किया गया, और ईडी जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? बहुत लोग, आप लोग सुनते होंगे ईडी ईडी, और कहीं कहीं बोलते भी होंगे ईडी वाला ये कर दिया वो कर दिया। तो ये तीनों जो है, क्या क्या बोले आपको, ईडी का फुल फॉर्म, ईडी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और कब इस्टेब्लिश हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दूसरा क्या है, केस ऑफ कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइक्रोस्कोप, ये सब कोई अभी मतलब नहीं पड़ता है, या आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे ये कहाँ आ गया, तो आपको सब अभी 1-2 दिन स्थिर रहेगा तो सब कुछ रास्ता पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो है स्पोर्ट्स का, इसमें कुछ खास न्यूज़ है नहीं, सबका अपना ओपिनियन दिया हुआ है। इसमें एक न्यूज़ अच्छा था कि अभी हमारा जो है टीम है वो पाकिस्तान गया है, राइट? हाँ, ये कहाँ गया, कहीं तो पढ़े थे कि इंडियन टीम जो 60 साल बाद पाकिस्तान गया है डेविस कप के लिए, वो टेनिस वाला। और उसमें कोई जो हमारी कोई श्रीवास्तव हैं वो बनी है हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बताते हैं हम आगे मिलेगा तो। हाँ, ये देखिए, इंडियन हाई कमीशन होस्ट डेविस कप टीम। कौन है इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि डेविस कप टीम ये किसके लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, टेनिस के लिए होता है, ठीक है। और मेंस टेनिस का टूर्नामेंट है ये। उसके बाद 60 साल बाद गया है, और गीतिका श्रीवास्तव जो हैं हमारी फर्स्ट वीमेन हेड टू इंडियन हाई कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई वीमेन पहली बार किसी पोजीशन को होल्ड करती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गीतिका श्रीवास्तव को याद रखिएगा, बाकी डेविस कप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि 60 साल बाद पाकिस्तान गया है। हालांकि हमारे मोदी जी फ़ोन करके बोले कि तुम खिला पिलाओ पाओगे भी हमारे प्लेयर को, लेकिन बोला भाई 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 खिला देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये अभी सब मुर्गा लड़ाओ, कभी देश में लड़ाओ कभी 2 देश में लड़ाओ, ऐसा चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस एंड विनिंग मेंटालिटी, ये आर्चर के लिए है। अभी आर्चर जो बहुत ही न्यूज़ में थी वो कौन थी, हमारी शीतल देवी जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं, और उनको अभी अर्जुना अवार्ड 2023 दिया गया है। ये पैरा क्या है, पैरा एथलीट बोल सकते हैं या पैरा आर्चर, ठीक है। और इनको एक बीमारी है ना, शीतल देवी को एक बीमारी है, डिजीज़ है। वो डिजीज़ कौन सा है, अगर कोई जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं तो अगला बार हम आपको बताएंगे कौन सा डिजीज़ है, ठीक है। हाँ, ये है एक सरफराज का कि माई डेड ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग आई हैव रिजल्ट इन इट दैट। ये पढ़िएगा, इससे तो आपको कुछ एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको मोटिवेट करेगा कि कैसे ऑर्डर सिचुएशन में भी हम खुद को मेहनत करने के लिए अग्रसर करें, कैसे रगड़ाने के बाद भी दूसरों से सीखे। जो लोग शीर्ष पे हैं, जो बहुत अच्छा करें अपने फील्ड में, वो उनका प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो, कैसा तो नहीं होता कि पैदा लेते ही वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं। तो एवरेज से जो शीर्ष पे जाने की स्टोरी होती है, वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल, वो आप पढ़िएगा, मन करे तो पढ़ लीजिएगा। बाकी आर्चर में एक और हमारी जो बहुत फेमस है वो क्या है, दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड की रहने वाली हैं, ठीक है। आई थिंक वो भी बेस्ट है ना। अब आता है साइंस पे कि द टच ऑफ सन इम्पैक्ट ऑफ हीट इवेंट ऑन चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए, ये आपको मेंस में भी लिखा जाएगा साइंस में। और इसमें दो साइंस में, एक एड्रेसिंग द इशू लेफ्ट क्लोज द मेल चाइल्ड सेक्स अब्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ लीजिएगा। आपको हम ब्रीफ कर दे रहे हैं कि इसमें बोला गया कि जो बच्चे हैं, जो धूप होता है उससे कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, बच्चों को कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसमें वही बताया है हमारा जो लेखक हैं रम्या कन्नन। वो बताते हैं कि, चलिए जूम करके आपको बता देते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट लेके। पहला तो कि हीट वेव जो है आर अकरिंग द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो
WEO जो है, WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो बताया कि हॉटेस्ट ईयर है रिकॉर्ड का, ये सब है ना। बाकी दो की सीरीज़ में जो अर्ली चाइल्डहुड साइंटिफिक काउंसिल ऑफ इक्विटी एंड इन्वायरमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, वो क्या किया कि अपने वर्किंग पेपर में बताया है कि कैसे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम पे हीट वेव जो है, हीट का जो इवेंट है वो बच्चों को कैसे इफेक्ट करता है, बूढ़ों को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे जैसे एडल्ट को कैसे इफेक्ट करता है, वो बताया गया है कि कैसे उनका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पे आपको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, की कैसे इसको किया जाए कि हीट जो है डेंजर जो है एक्सेसिव हीट होने पे जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, पेन कहाँ गया, ओल्ड एज लोग होते हैं, तो वो क्या होता है उनका लंग और हार्ट दोनों को क्या होता है, हार्ट एंड लंग कंडीशन एज वेल नोन एज उसको बोलते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के समय में उनको एक्सेसिव डेंजर करता है। ओल्ड एज को जब धूप बहुत ज़्यादा होता है लंग और हार्ट को एक्सेप्ट करता है। प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनको क्या करता है कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड लेस अटेंशन ऑन दिस इज व्हाट पेपर ट्राई टू सेट राइट। ठीक है, उसमें फिर बताया गया कि हाउ इम्पैक्ट करता है ह्यूमंस को, कि सेल को कैसे करेगा, ब्रेन को कैसे करेगा, स्किन और गट को कैसे करेगा, हार्ट और अदर मसल्स को कैसे दिक्कत करता है, डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन के लिए क्या है, ये इसको टैकल कैसे किया जाए। तो टैकल करने का उपाय जो है, सोल्यूशन आपको बताया था ना कि आपको जब पढ़िएगा तो आपको देखिए यहाँ इंट्रो दिया गया है, क्या है कि सफिशिएंट एविडेंस है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट वेव हो रहा है ऐसे वैसे। ठीक है, उसका ये सब मसाला लिया हुआ है कि कैसे दिक्कत कर रहा है, और लास्ट में देखिए कि कैसे हमारे स्लीप क्वालिटी को खराब कर रहा है, मेंटल और बिहेवियर हेल्थ कैसे कर रहा है, और लास्ट में देखिए कि कैसे लिखा हुआ है कि टैकलिंग एक्सट्रीम हीट, बोला गया कि एफर्ट टुवर्ड्स इनइक्वालिटी मोर ब्रॉडली, और वो क्या करना चाहिए हम लोग का जो इसका जो काउज है, जो बेसिक है, इफेक्ट द एक्सट्रीम हीट ऑन द चिल्ड्रन एंड द पेपर रिकमेंड पॉलिसी टू टारगेट इमिशन इमीडिएट एक्शन ऑफ द रिड्यूस हार्म फ्रॉम हीट इवेंट, adapting infrastructure to be better placed to handle increase in heat. This should include improving a structure cooling option in building and including greening campaigning, installing air conditioning, other cooling mechanism, providing accessible link to power grid, developing proper heat plan. Expert have advised highlighting some models and that work in all segments. ठीक है, तो यही कि इनइक्वालिटी मोर ब्रॉडली जो है कि आप अमीर हैं तो आप एसी लगा रहे हैं, लेकिन आपके एसी के कारण जो हीट और जनरेट हो रहा है, अगर कोई गरीब है वो नहीं लगाए, तो कैसे इसको मेंटेन किया जाए, कैसे इस पे लॉ बनाया जाए, ये है इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। और एक जो है इसमें बहुत ही अच्छा लिखा गया है कि जो सेक्सुअल एब्यूज़ होता है वो सिर्फ आजकल वो बोला गया कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ जो है वो सब्जेक्ट और इन्वेसिव जो लोग बात नहीं करते हैं, बहुत सारा मेल चाइल्ड ऐसा होता है या मेल होते हैं जिनके साथ भी सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, तो उसको आप बोलिए, बताइए कि कैसे उसके बाद बिहेवियरल चेंजेज हो जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सब्जेक्ट ऑफ पीपल टू इन्वेसिव अबाउट एंड रिलेक्टेंट टू डिस्कस, है ना, कि लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, है ना। और व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अब्यूज ऑफ बॉयज द प्रॉब्लम इज एक्सरबेटेड इवन थ्रू द 1 in 6 बॉयज। ये डेटा आप यूज कर सकते हैं कि 6 बच्चों में अगर हम देखा जाता है रिसर्च में कि 6 में से 1 बच्चों का, अगर 6 बच्चों को अब सैंपल लिया जा रहा है तो उसमें 1 बच्चों का सेक्सुअल एब्यूज हुआ होता है। मेल चाइल्ड की बात की जा रही है, आप सोचिए फीमेल का क्या हाल होता होगा। सो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप अपने ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड, है ना, अपने बच्चों ये बचपन में वो एक्सपीरियंस, ये उनका एब्यूज़ हो चुका होता है। तो बाकी अलंकार शर्मा जो हैं वो बताती हैं, सीनियर लेक्चरार हैं, वो बताती हैं कि अब्यूज़ जो है वो प्रोफाउंड करता है, और वो क्यों नहीं बताना चाहते हैं कि वो जो मेल होता है उसका वो जो मेल ईगो होता है कि उसके कारण कि व्हेन अ बॉय गो इट अब्यूज इन पर्टिकुलर वे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, when a boy gets abused in a patriarchal society, what many survivor make it this masculinity has been damaged, eroded, कि वो सोचता है कि मेरा अगर हम बताएंगे या फिर किसी को बोलेंगे उसके कारण हमारा जो मैस्कुलिनिटी है वो डैमेज हो जाएगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। किसी के भी साथ होता है अगर ये सेक्सुअल अब्यूज़, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, फीमेल हो, मेल हो, यंग हो, आप बोलिए, बताइए किसी को, है ना। बाकी इसको पढ़िएगा, आपको जीवन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा और पता होगा, आप इसको बहुत ही सेंसिबली तरीके से पढ़िएगा, राइट। लास्ट, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। और वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, ये कौन है ये बताइए, चलिए हम ही आपको बता दें। ये हैं वी शांता, वेरी वेरी इंस्पायरिंग लेडी वी शांता। ये डॉक्टर हैं, मतलब थी, अभी नहीं रही वो, और ये क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट थी,
और ये इनका जैसे कि लिखा हुआ है कि सी इज द डोइन ऑफ द कैंसर रिसर्च बिल्कुल फेस ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट था? इनका इंस्टीट्यूट का नाम था अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई। ठीक है, सी इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेडी। जितना भी अच्छा अवार्ड होता सब मिल चुका है इनको। रामन सेसे अवार्ड मिला हुआ है 2005 में, है ना। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला है। तो ये सब को याद रखिए और कहीं आप यूज कर सकते हैं। फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो या फिर वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो या किसी भी फील्ड में वीमेन का बात हो या इंस्पायरिंग वीमेन, तो वी शांता, है ना, चेन्नई की रहने वाली हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब लेडी जो हैं वो, चलिए ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। आज का यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, टाटा, बाय बाय।